हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्नो मास्टर अभिषेक में। सो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 1 का लेक्चर 9। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हमने लेक्चर 8 में डिस्कस किया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट था स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, प्रतिबल विकृति आरेख, जो कि डक्टाइल और ब्रिटल मटेरियल के लिए दोनों के लिए हमने डिस्कस कर लिया था। तो आज हम डिस्कस करेंगे लेक्चर 9 में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द मटेरियल। तो आप चाहे जॉब में मतलब प्रिपरेशन करें या फिर आप एज ए मैकेनिकल इंजीनियर, अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग की स्टडी कर रहे हैं, चाहे वो डिप्लोमा, चाहे वो बीटेक, चाहे फिर आप जॉब में ही क्यों ना हो, तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ मटेरियल की पता होनी चाहिए, उसका नॉलेज होना ही चाहिए। हर जगह ये पूछा जाता है। तो पदार्थ के, हिंदी में बोलते हैं पदार्थ के यांत्रिक गुणधर्म, यानी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी होती हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे अपकमिंग वीडियोस जो है वो आपको मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द मटेरियल, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, पदार्थ के यांत्रिक गुणधर्म। तो कोई भी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ होगी, वैसे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं, गुणधर्म बहुत सारे होते हैं। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द मटेरियल वो प्रॉपर्टी होती है जो क्या करती है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ। मैकेनिकल स्ट्रेंथ का मतलब क्या हो, यांत्रिक जो सामर्थ्य होता है, और एबिलिटी ऑफ द मटेरियल टू बी मोल्डेड इन ए सुटेबल शेप, और जो एक क्षमता होती है मटेरियल के अंदर कि उसको किसी भी ढांचे में ढाला जा सके, किसी भी रूप में उसको ढाला जा सके। तो ये दोनों को अफेक्ट करता है, ये दोनों चीज़ों पे, यानी कि सामर्थ्य पे और जो इसकी क्षमता है, ताकि उसको मोल्ड किया जा सके अनदर शेप में, या फिर उसको किसी और रूप में परिवर्तित किया जा सके। वो सारी चीज़ों को कौन प्रभाव डालता है, इन सब चीज़ों पे प्रभावित करता है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ प्रभावित करती हैं। यानी ये सारी चीज़ें जो कि यांत्रिक सामर्थ्य है और मोल्ड करने की जो कैपेसिटी है, एबिलिटी है, या फिर क्षमता कह सकते हैं, वो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज से ही आती है। तो अगर हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें, यांत्रिक जो गुणधर्म होते हैं उसको हम चेक करते हैं। हर एक मटेरियल के लिए अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे यहाँ पे नाम लिखा है स्ट्रेंथ, टफनेस, हार्डनेस, हार्डनेबिलिटी, वन बाय वन हम देखेंगे, तो नो नीड टू वरी अबाउट दैट। तो उससे पहले आप ये समझिए स्टूडेंट्स कि जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं मटेरियल की, उसको हम दो तरीके से चेक कर सकते हैं। तो हमको चेक करना होता है बेसिकली एज ए इंजीनियर, एज ए डिज़ाइन इंजीनियर, और एज ए लाइक क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट के जो लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, चेक करते हैं। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ को चेक करने के दो तरीके होते हैं, बाय अप्लाइंग द मैकेनिकल फोर्स। मैकेनिकल फोर्स लगा के हम किसी भी पदार्थ पे मैकेनिकल फोर्स लगा के क्या कर सकते हैं, सॉरी स्टूडेंट्स, मैकेनिकल फोर्स लगा के हम क्या कर सकते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ को चेक कर सकते हैं, यांत्रिक प्रॉपर्टीज़ को, यांत्रिक गुणधर्म को चेक कर सकते हैं। दूसरा तरीका होता है एनर्जी लगा के। ठीक है, एनर्जी का मतलब ऊर्जा लगा के किसी भी पदार्थ पे हम उसकी प्रॉपर्टीज़ को, यांत्रिक प्रॉपर्टीज़ को, यांत्रिक गुणधर्म को हम चेक कर सकते हैं। तो दो तरीका है, एक है मैकेनिकल फोर्स लगा के और दूसरा है एनर्जी लगा के। ठीक है, तो मैकेनिकल जो फोर्स होता है स्टूडेंट, उसको मैंने ऑलरेडी पहले भी डिस्कस किया जब लोड पढ़ाया था। मैकेनिकल फोर्स वो प्रकार का बल होता है जिसमें भौतिक कह सकते हैं फिजिकल कांटेक्ट की आवश्यकता होती है। दैट मीन्स उसमें भौतिक स्पर्श की आवश्यकता होती है। देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ द फिजिकल कांटेक्ट। तो जो भी टच में है, भौतिक स्पर्श करके कोई भी बल लगाया जा रहा है, तो वो मैकेनिकल फोर्स होता है। तो मैकेनिकल फोर्स लगा के हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ को चेक करेंगे, या फिर एनर्जी लगा के। तो वन बाय वन देखेंगे कैसे हम मैकेनिकल फोर्स लगा रहे हैं, कैसे एनर्जी लगा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, नंबर वन, दैट इज फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है आपकी, जिसको हम स्ट्रेंथ बोलते हैं, जिसको हम सामर्थ्य बोलते हैं। तो ये जो सामर्थ्य होता है, ये मटेरियल का क्या है, पदार्थ का एक प्रॉपर्टी होती है, एक गुण होता है। ठीक है, जो क्या करता है, डिफॉर्मेशन यानी विरूपण या फिर ब्रेक डाउन, इसका मतलब वो असफल ना हो। ठीक है, तो असफल होने या फिर विरूपण होने का जो प्रतिरोध अपोज करता है, प्रतिरोध करता है, अगर हम उस पर कोई बाहुबल लगाएं, तो वो गुण जो है वो स्ट्रेंथ कहलाता है। ठीक है, तो किसी अगर पदार्थ के अंदर स्ट्रेंथ है, उसकी सामर्थ्य है, तो हर एक पदार्थ के अंदर सामर्थ्य होती है उसकी,
तो उसको जब हम फोर्स लगाते हैं, बाबल लगाते हैं, तो वो डिफॉर्म नहीं होने का अपोज करता है या टूटने का अपोज करता है, ठीक है। या फिर इसको हम दूसरे तरीके से, ये तो एक नॉर्मल सी जनरल सी भाषा में, जो टेक्निकल लैंग्वेज है बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से शुरू होता है। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस दैट अ मटेरियल कैन विदस्टैंड विदाउट फेलियर। इसका क्या मतलब हुआ स्टूडेंट्स, ये याद रखिएगा, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस का मतलब अधिकतम कितना स्ट्रेस, यानी मैक्सिमम स्ट्रेस कितना मटेरियल सह सकता है, विदस्टैंड कर सकता है, बिना फेल हुए, बिना असफल हुए, ठीक है। तो इसको अगर हिंदी में बात करें तो बिना असफल हुए या पराभव के पदार्थ, बिना असफल हुए या पराभव के पदार्थ द्वारा बलों को सहन करने के गुण को सामर्थ्य कहते हैं। पहली लाइन जो इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ से, यह गुण क्या होता है, पदार्थ द्वारा बिना असफल हुए, यानी विदाउट फेलियर, बिना असफल हुए अधिकतम अधिकतम प्रतिबल सहने का जो आकलन होता है वही स्ट्रेंथ कहलाता है, ठीक है, स्ट्रेंथ करता है। तो असफल भी दो तरीके से हो सकता है। जैसे फेलियर की अगर बात करें स्टूडेंट्स, तो दो तरीके से फेलियर होता है असफल होना। या तो वो परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाए उसमें, यानी कि पीडी बोल सकते हैं शॉर्ट में, पीडी स्थायी विरूपण जिसे बोलते हैं, कि वो वापस पुनः अपनी शेप में ना आ पाए। परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाए, स्थायी विरूपण हो जाए, या फिर वो रप्चर हो जाए, टूट जाए। तो दो तरीके से फेल बोल सकते हैं। ये नहीं है कि सिर्फ टूटेगा तभी हम उसको फेल बोलेंगे। परमानेंट डिफॉर्मेशन हो, जैसे मान लीजिए एग्जांपल, आपने नट बोल्ट देखा होगा। नट बोल्ट मान लीजिए आप टाइट कर रहे हैं, वो उसकी चूड़ी टेढ़ी हो जाती है, उसका हेड जो है वो टेढ़ा हो जाएगा, तो उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन, वो सीधा नहीं हो पाएगा, ठीक है, स्थायी विरूपण हो गया, तो वो काम का नहीं हो गया, तो उसको हम बोल देंगे वो फेल हो गया, ठीक है। तो वही चीज़ है। तो स्ट्रेंथ जो होती है अलग अलग प्रकार की होती है, जिस प्रकार के बल लगाया जाता है उस प्रकार का वो स्ट्रेंथ होता है। तो स्ट्रेंथ के कई प्रकार हैं, लोड के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। तो पहला जो प्रकार है, पहला है टेंसाइल स्ट्रेंथ, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, तनाव सामर्थ्य। तो जैसा नाम से पता चल रहा है, टेंसाइल स्ट्रेंथ में कौन सा फोर्स लगेगा, टेंसाइल फोर्स लगेगा, ठीक है। तो अ मेटल्स एबिलिटी टू रेजिस्ट द फोर्सेस अटेम्प्टिंग टू पुल इट अपार्ट, यानी कि अगर किसी पे, किसी भी मेटल पे, किसी भी पदार्थ पे टेंसाइल फोर्स लग रहा है, तो उसका जो प्रतिरोध करने की क्षमता है वो उसकी क्या कहलाएगी, टेंसाइल स्ट्रेंथ कहलाएगी। या फिर अगर दूसरी लैंग्वेज में बात करें कि अधिकतम तनाव प्रतिबल कितना भी कोई पदार्थ कितना सह सकता है, अधिकतम तनाव प्रतिबल कोई पदार्थ कितना सह सकता है बिना फेल हुए, उसी को उसका क्या बोलेंगे, तनाव सामर्थ्य बोलेंगे। यानी मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस दैट अ मटेरियल कैन विदस्टैंड, दैट इज कॉल्ड एज टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो हिंदी में वही चीज लिखा हुआ है, वह अधिकतम तनाव प्रतिबल जिसे कोई पदार्थ बिना असफल हुए सहन कर सकता है। उसी तरीके से कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में क्या हो जाएगा, किसी पदार्थ में उपजने वाला अधिकतम संपीड़न प्रतिबल, यानी मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस कितना मटेरियल सह सकता है बिना क्या हुए, फेल हुए, तो वो उसका क्या कहलाएगा, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कहलाएगा, ठीक है। तो उसके बाद टाइप ऑफ, मतलब अलग अलग, जैसे टेंसाइल फोर्स में टेंसाइल फोर्स का अपोज करे और उतना वो सह सके तो वो टेंसाइल स्ट्रेंथ हो गया। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव स्ट्रेस कितना सह सकता है बिना सफल हुए। शियर स्ट्रेंथ में क्या होगा, स्थायी विरूपण से पूर्व, मतलब परमानेंट डिफॉर्मेशन से पहले अगर कोई मटेरियल है वो बिना असफल हुए अधिकतम कर्तन प्रतिबल कितना सह सकता है, उसकी कर्तन सामर्थ्य कहलाएगी। यानी कि द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस दैट अ मटेरियल कैन विदस्टैंड विदाउट फेलियर, दैट इज कॉल्ड एज शियर स्ट्रेंथ। यानी कि कितना वो शियर स्ट्रेस सह सकता है बिना फेल हुए, उसको हम शियर स्ट्रेंथ बोलेंगे, ठीक है। टॉर्सनल स्ट्रेंथ क्या होता है, जैसे मैंने आपने टॉर्सन पढ़ाया भी था, मरोड़ जिसे हिंदी में बोलते हैं, मरोड़ सामर्थ्य। तो मरोड़ उत्पन्न करने वाले बलों को प्रतिरोध करने का सामर्थ्य, यानी कि कोई बल है, जैसे हम बाह बल लगाएंगे तो उसमें मरोड़ उत्पन्न होगा। वो मरोड़ कैसे होता है, दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाते हैं, मैं पहले भी बताया हूँ, तो वो देखिएगा आप। तो दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहे हैं तो दोनों तरफ से बल आघूर्ण लगने लगता है, ठीक है, कपल लगने लगता है, तो उसकी वजह से उसमें मरोड़ उत्पन्न होता है। तो मरोड़ उत्पन्न करने वाले जो फोर्स होते हैं, जो बल होते हैं, उसका प्रतिरोध करने का जो सामर्थ्य होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, मरोड़ सामर्थ्य बोलते हैं, टॉर्सनल स्ट्रेंथ बोलते हैं। तो द एबिलिटी ऑफ द मटेरियल टू रेजिस्ट द फोर्सेस अटेम्प्टिंग टू ट्विस्ट इट, तो मतलब कोई भी फोर्स है जो ट्विस्ट करने की कोशिश कर रहा है उसके मटेरियल को, उसको जो रेजिस्ट करेगा, जो उसका प्रतिरोध करेगा, उसी को क्या बोलेंगे, टॉर्सनल स्ट्रेंथ बोलेंगे। तो होप आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा। टाइप्स ऑफ स्ट्रेंथ और भी हैं। नेक्स्ट होता है आपका यील्ड स्ट्रेंथ।
तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, यील्ड, प्रीवियस वीडियो आपने नहीं देखा, यील्डिंग का अगर देखा नहीं देखा तो उसको जरूर देखेगा। तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में मैंने यील्डिंग का क्राइटेरिया बताया था, यील्डिंग क्या होता है। तो वही चीज़ है, पराभव सामर्थ्य क्या है, वह प्रतिबल जिस पर पदार्थ प्रतिबल तथा विकृति के अनुपात से विचलित हो जाए, ठीक है। या दैट मीन्स स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व जो है थोड़ा सा टिल्ट हो जाए, जैसे जिस जैसे स्ट्रेट लाइन कर्व जा रहा था, हुक लॉ को पालन कर रहा था स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, लेकिन क्या हुआ, उसका जो रेशियो है वो चेंज हो गया, उसको वो अपने पाथ से डिवेट हो गया, यानी कि अपने रास्ते से विचलित हो गया, ठीक है। तो उसी को हम क्या बोलेंगे, जिस पॉइंट पे वो अपने रास्ते से विचलित हो जाएगा वहीं पे जो स्ट्रेंथ होगी उसको क्या बोलेंगे, पराभव सामर्थ्य कहलाती है। तो सामान्यतः अगर 0.2% का विचलन हो गया, 0.2% का डेविएशन हो गया है, तो वो पदार्थों के लिए प्रयोग किया जाता है। तो रियल डिस्टेंस बेसिकली क्या है, इट इज द स्ट्रेस एट विच मटेरियल एग्जिबिट डेविएशन फ्रॉम द प्रोपोर्शनल लिमिट। तो जैसे मैंने बताया था कि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में प्रोपोर्शनल लिमिट तक आता है, फिर उसके बाद इलास्टिक लिमिट आती है, फिर वो अपने मार्ग से क्या हो जाता है, डेविएट हो जाता है। तो ये ऐसा स्ट्रेस होता है इस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे ये डेविएट हो गया उसी स्ट्रेस को हम क्या बोलेंगे, यील्ड स्ट्रेंथ बोलते हैं मटेरियल की। उसके बाद हम बात करते हैं फटीग स्ट्रेंथ की। तो फटीग स्ट्रेंथ बेसिकली क्या होता है, किसी पदार्थ के तेजी से बदलने वाले विभिन्न प्रकार के प्रतिबलों का विरोध करता है। अगर कोई भी जो स्ट्रेस है, ठीक है, स्ट्रेस रिपीटेड है, मतलब चेंज हो रही है बार बार, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था वायर का, वायर में आप आगे पीछे उसको मोड़ोगे, आगे एक बार पीछे हाथों से अपने, तो क्या होगा, उसमें रिपीटेड लोड लगेगा, उसकी वजह से रिपीटेड स्ट्रेस आएगा, यानी कि बदलता हुआ प्रतिबल लगेगा। उस बदलते हुए प्रतिबल को सहने की जो क्षमता होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, फटीग स्ट्रेंथ बोलते हैं। तो एबिलिटी टू रेजिस्ट द वेरियस काइंड ऑफ रैपिडली चेंजिंग स्ट्रेस, जो स्ट्रेस, जो प्रतिबल बार बार चेंज हो रहे हैं एक साइकिल में, और उसको रेजिस्ट करने वाला जो स्ट्रेस होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, फटीग स्ट्रेंथ बोलते हैं। अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में, अगर आपने नहीं देखा तो उसको देख लीजिएगा। ये मैक्सिमम स्ट्रेस होता है जितना मटेरियल बिना टूटे सह सकता है, ठीक है। तो हम बात करते हैं स्टूडेंट्स फैक्टर ऑफ सेफ्टी की, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। तो इट इज़ द रेशियो ऑफ द स्ट्रेंथ टू द डिज़ाइन स्ट्रेस। स्ट्रेंथ और डिज़ाइन स्ट्रेस का जो रेशियो होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी बोलते हैं, या इसको अनदर टर्म में फेलियर स्ट्रेस टू परमिसिबल स्ट्रेस, ठीक है। तो मैंने बताया फेलियर कब माना जाएगा, जैसे मैंने पहले भी आपको समझाया है, यहाँ पे एक बार फिर भी समझा देता हूँ। जैसे एक बार है, उस पर मैंने क्या लगाया स्टूडेंट्स, लोड लगाया, ठीक है, समथिंग लाइक दिस। इस पर मैंने बल लगाया है, पी लोड लगाया है, इसकी वजह से इसमें क्या उपजेगा, इसमें स्ट्रेस इंड्यूस होगा, ठीक है, इसमें एक प्रतिबल उपजेगा, वो सिग्मा बराबर कितना होगा, सिग्मा बराबर पी बाय ए, ठीक है। तो पी बाय ए हो गया, ओके। तो अगर ये जो इंड्यूस स्ट्रेस है या शियर स्ट्रेस आएगा तो टाउ इक्वल टू पी बाय ए आएगा। तो जो इंड्यूस स्ट्रेस है, सिग्मा जो है वो स्ट्रेंथ से ज़्यादा हो जाए, या टाउ जो जो उसमें स्ट्रेस उपज रहा है, जो स्ट्रेस पैदा हो रहा है, वो चाहे शियर स्ट्रेस हो चाहे नॉर्मल स्ट्रेस हो, वो उसकी स्ट्रेंथ से अगर ज़्यादा है, ये क्या है, उसकी स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ का मतलब वो मैक्सिमम कितना प्रतिबल सह सकता है। अगर उसकी स्ट्रेंथ से ज़्यादा उसमें स्ट्रेस पैदा होने लगा तो उस समय, उस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे कि फेलियर हो गया है, वो उसका कह सकते हैं असफल हो गया है मटेरियल, ठीक है। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी को शॉर्ट में एफओएस से दिखाते हैं। ये एक अनुपात होता है स्ट्रेंथ और डिज़ाइन स्ट्रेस का, ठीक है। सामर्थ्य और डिज़ाइन प्रतिबल का ये एक रेशियो होता है, ठीक है। तो स्ट्रेंथ और डिज़ाइन स्ट्रेस का क्या रेशियो का क्या मतलब हुआ, हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी बेसिकली सुरक्षा गुणांक बोलते हैं हिंदी में। तो ये डिज़ाइनर जो है सेफ्टी पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कोई भी डिज़ाइनर है, कोई भी कंपोनेंट उसने बनाया, कोई मशीन ही बनाई, तो उस पर उसकी जो परमिसिबल लिमिट होगी वो कुछ सेट कर दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए वो जो मशीन है वो उसके जिस पदार्थ का बना हुआ है, मान लीजिए वो 200 मेगा पास्कल या गीगा पास्कल का स्ट्रेस सह सकता है मैक्सिमम, उसके बाद वो टूट जाएगा। लेकिन जो डिज़ाइनर होते हैं वो कहते हैं मैक्सिमम जितना सह सकता है उस पर नहीं हम काम कराएंगे, उस पर एक लिमिट दे देंगे, परमिसिबल स्ट्रेस दे देंगे कि 200 की बजाय वो 100 पे ही काम करे, ठीक है। तो एक लिमिटेड ये परमिसिबल स्ट्रेस हो गई। तो उसकी स्ट्रेंथ यानी मैक्सिमम वो 200 सह सकता है, लेकिन हमने डिज़ाइन कितने के लिए किया है, 200 पे ही, ठीक है। तो वो डिज़ाइन स्ट्रेस हो गई है और स्ट्रेंथ उसकी 200 है। तो अगर यहाँ पे
हम लिखेंगे तो स्ट्रेंथ उसकी क्या है, इज इक्वल टू स्ट्रेंथ बराबर 200, और नीचे हमने रिकमेंड किया है डिज़ाइनर ने कि 200 पे काम हम ना लें, उसको मशीन को 100 पे ही काम लें, 100 तक स्ट्रेस ही लगाएं। तो उस केस में अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएंगे 0 0, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना आएगा, 2 निकल के आएगा, यानी सुरक्षा गुणांक कितना आएगा, 2 निकल के आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम मैक्सिमम लोड पे काम नहीं करते, डिज़ाइनर हमेशा रिकमेंड करता है कि कुछ ना कुछ सुरक्षा गुणांक लेके चले ताकि सेफ्टी बनी रहे। तो 2 फैक्टर का सुरक्षा गुणांक लिया गया है कि ये 2 फैक्टर ये सेफ है, ठीक है। तो इसीलिए सेफ्टी पर्पस के लिए सुरक्षा गुणांक लिया जाता है, 2 4 6 8 ऐसे लिया जाता है, ठीक है। तो आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं इलास्टिसिटी की, अनदर प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, ठीक है। अनदर प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल दैट मीन्स प्रत्यास्था इसको हम बोलते हैं, ठीक है, प्रत्यास्थता बोलते हैं। तो ये बेसिकली क्या होता है, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द सॉलिड मटेरियल्स टू रिटर्न टू द ओरिजिनल शेप। जैसे मैंने बताया है कि किसी भी बॉडी पे अगर लोड लगाया और वो इलास्टिक लिमिट तक ही लोड लगा रहे हैं, ठीक है, तो आफ्टर रिमूवल ऑफ द लोड, अगर लोड हटाने के बाद वो अपने पुनः शेप, और पहले क्या होगा जब लोड लगाएंगे तो उसकी लेंथ परिवर्तित होगी, उसके आकार में परिवर्तन होगा। तो अगर वो अपने पुनः शेप और साइज को प्राप्त कर लेता है, ठीक है, प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है लोड हटाने के बाद, तो वो उस वही जो प्रॉपर्टी है, वही जो उसकी गुण है, उसको हम क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी बोलते हैं। तो पदार्थ का वो गुण जिसके कारण बल हटाने पर पुनः अपने वास्तविक आकार में आ जाता है पदार्थ, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रत्यास्थता कहलाती है। तो ये ऑलरेडी मैं कई बार पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को। नेक्स्ट जो है आपका प्लास्टिसिटी है। प्लास्टिसिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्लास्टिकता या सुघट्यता बोलते हैं। तो ये क्या होता है कि ये पदार्थ का वो गुण होता है जिसके कारण वो बिना टूटे, यानी विदाउट फेलियर, वो परमानेंट डिफॉर्मेशन अगर किसी मटेरियल में हो गया, स्थायी विरूपण हो गया, स्थायी रूप से वो परिवर्तित हो गया है, तो उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे, प्लास्टिसिटी बोलेंगे, प्लास्टिकता बोलेंगे। तो इट इज़ द एबिलिटी ऑफ द सर्टेन सॉलिड्स टू चेंज द शेप परमानेंटली, यानी परमानेंटली अगर शेप चेंज हो गया है, अगर उस पर स्ट्रेस लगाया जा रहा है, बिना फेल हुए परमानेंटली वो उसका शेप चेंज हो गया है, तो उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं प्लास्टिसिटी बोलते हैं, ठीक है। ये भी ऑलरेडी बता चुका हूँ, सो इलास्टिसिटी का थोड़ा सा उल्टा होता है ये। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टिफनेस की स्टूडेंट्स। स्टिफनेस यानी कि कड़ापन क्या होता है, ठीक है। तो बेसिकली इट इज़ द property of the material that enables a material to resist the elastic deformation or deflection, ठीक है। तो पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वो बाह्य बलों के प्रभाव में प्रत्यास्थ विरूपण का विरोध करता है, मतलब इलास्टिक डिफॉर्मेशन का विरोध करता है। दैट मीन्स अगर हम किसी भी चीज़ को खींचें और वो इलास्टिकली डिफॉर्म हो गया, फिर उसके बाद वो फिर से अपनी शेप में आ जाता है, तो वो प्रत्यास्थी जो इलास्टिक लिमिट का इलास्टिक डिफॉर्मेशन का विरोध कर रहा है, अपोज कर रहा है, यानी इलास्टिकली वो डिफॉर्म ना हो, परमानेंटली डिफॉर्म हो जाए, तो वो जो गुण होता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्टिफनेस बोलते हैं या फिर दुर्नम्यता बोलते हैं। जैसे आपकी स्प्रिंग होती है, तो स्प्रिंग भी, उस स्प्रिंग में बहुत सारी स्टिफनेस होती है, ठीक है। तो जैसे ही हमने लोड लगा के उसको खींचा, फिर उसके बाद उसको लोड हटाएंगे तो तुरंत वो अपनी जो है स्थिति में वापस आ जाएगा, और वो मतलब परमानेंट, मतलब इलास्टिक डिफॉर्मेशन यानी कि अस्थायी विरूपण का विरोध करने लगा कि अस्थायी मैं विरूपित नहीं रहूँगा, ठीक है। तो या फिर उसको बहुत ज़्यादा स्प्रिंग को लोड लगा दे, खींच दे, तो वो पुनः जो है परमानेंटली डिफॉर्मेशन हो जाएगा उसका। तो इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल दैट एनेबल्स अ मटेरियल टू रेजिस्ट द इलास्टिक डिफॉर्मेशन और डिफ्लेक्शन अंडर एक्सटर्नल अप्लाइड लोड। तो बेसिकली ये कड़ापन होता है कि उसको इलास्टिकली डिफॉर्म ना किया जा सके। हम बात करते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज कॉल्ड एज डक्टिलिटी। डक्टिलिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं, तन्यता। मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि अगर परसेंटेज एलोंगेशन 5% से मतलब सॉरी 5% से 15% के बीच में है तो उसको क्या बोलते हैं हम, इंटरमीडिएट डक्टाइल मटेरियल। 15% से ऊपर है तो परमानेंट डक्टाइल मटेरियल। तो 5% से ऊपर अगर परसेंटेज एलोंगेशन जा रहा है तो डक्टिलिटी की कैटेगरी में आ जाता है। वहीं पे लिखा हुआ है ये भी, द मटेरियल दोज प्रोसेसेस
मोर देन 5% एलोंगेशन, दैट इज कॉल्ड एज डक्टाइल मटेरियल, इसको तन्य पदार्थ बोलते हैं। तो तन्य पदार्थ होते क्या हैं? इस गुण के द्वारा पदार्थ के बिना टूटे उसमें खिंचाव उत्पन्न किया जा सके या झुकाव कराया जा सके या उसको मरोड़ संभव हो, यानी कि बिना टूटे किसी मटेरियल को अगर हम खींच सक रहे हैं या फिर उसको मोल्ड मतलब बेंड कर सकते हैं या उसको ट्विस्ट करा दे रहे हैं, तो वो प्रॉपर्टी वो हम किसके कारण करा पा रहे हैं? डक्टिलिटी के कारण पा रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर ये गुण है डक्टिलिटी। या फिर अगर अनदर वे में बोले तो इट इज द एबिलिटी ऑफ द मटेरियल टू गेट स्ट्रेच इनटू थिन वायर, यानी कि पतले तार के रूप में खींच के या ड्रॉ करके, पुलिंग या ड्राइंग एक ऑपरेशन होता है जिसमें उसमें डाई लगा के हम खींचते हैं मटेरियल को। तो बिना क्रैक हुए या बिना ब्रेक हुए मटेरियल, बड़े मटेरियल को हम उसको पतले वायर के फॉर्म में बना दे रहे हैं, तो वो डक्टिलिटी कहलाती है। तो उसका एक छोटा सा मतलब समझा भी देता हूँ कंसेप्ट कैसे होता है। जैसे यहाँ पे डाई लगा हुआ है, ठीक है, तो डाई में स्मॉल ओपनिंग होती है, इस तरीके से कर दिया जाता है उसका शेप कि यहाँ पे स्मॉल ओपनिंग है छोटी सी, ठीक है, और यहाँ पे हम लार्ज मटेरियल है, इसको हम मटेरियल को खींचेंगे, यहाँ पे एक्सटर्नल अप्लाई फोर्स लगा के यहाँ पे हम खींचेंगे, तो इसको खींच के हम यहाँ से निकालेंगे तो ये पतले तार के रूप में बन जाएगा जितना इसका ओपनिंग होगा। तो ये एबिलिटी ही डक्टिलिटी कहलाती है, तन्यता कहलाती है। तन्यता अगर ना हो तो वो टूट जाएगा, उसको खींचने पे वो लंबा नहीं हो पाएगा। तो होप आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेल्लेबिलिटी, और इसके बाद हम बाकी की प्रॉपर्टीज नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, अदरवाइज वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी, आप लोग भी बोर हो जाते हैं। मेल्लेबिलिटी बेसिकली क्या होता है? कुटत्या बोलते हैं इसको, आघात वर्धनीयता बोलते हैं। मतलब मेल्लेबिलिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है सॉलिड मटेरियल की जिसके द्वारा हम मटेरियल को इजीली कंप्रेसिव स्ट्रेस डाल के, यानी कि संपीड़ित प्रतिबल डाल के उसको हम क्या कर सकते हैं? उसको विरूपित कर सकते हैं, डिफॉर्म कर सकते हैं। या फिर अनदर वे में बोलें, इट इज़ द एबिलिटी ऑफ द मटेरियल टू फॉर्म इनटू द थिन शीट, यानी कि कंप्रेसिव स्ट्रेस डाल के हम किसी भी मटेरियल को पतली चादर के रूप में अगर परिवर्तित कर दे रहे हैं, चाहे वो हैमरिंग लगा रहे हैं या रोलिंग, तो हैमर करेंगे तब भी कंप्रेसिव स्ट्रेस लगा रहे हैं, या रोलिंग ऑपरेशन करेंगे तब भी उस पर कंप्रेसिव स्ट्रेस लगा रहे हैं, संपीड़ित प्रतिबल लगा के उसको अगर पतली चादर के रूप में परिवर्तित कर देते हैं, तो वो गुण क्या कहलाता है? मेल्लेबिलिटी कहलाता है। तो इस गुण के द्वारा पदार्थ संपीड़न बलों के प्रभाव से बिना किसी दोष के विकृत हो जाता है, और ज़्यादातर ये डेफिनेशन बच्चे लिखते हैं कि इस गुण के द्वारा पदार्थ को रोलित करके पतली चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो रोलित क्या होता है? रोलिंग ऑपरेशन होता है। बेसिकली इतने बड़े बड़े रोलर्स लगे होते हैं और रोलर में कम गैप होता है, यहाँ पे मोटी चादर को इसके बीच से गुजारा जाता है, ये रोलर नाचते रहते हैं, ठीक है, ऐसे घूमते रहते हैं मोटर की सहायता से, और इसके अंदर से पास कराया जाता है, तो इसकी थिकनेस कम हो जाती है पतली चादर के रूप में, ठीक है। तो कंप्रेसिव स्ट्रेस लगता है। तो ये मेल्लेबिलिटी हो गया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ब्रिटलनेस, इसके बाद में एंड करूंगा स्टूडेंट्स। तो ब्रिटलनेस बेसिकली इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ विच इट विल फ्रैक्चर विदाउट अप्रिशिएबल डिफॉर्मेशन, मतलब बिना डिफॉर्मेशन हुए अचानक से फेल हो जाता है एक पर्टिकुलर लोड के बाद, तो वो भंगुरता कहलाती है। ये बेसिकली क्या होता है? डक्टिलिटी का अपोजिट होता है, ठीक है। इसे बताया था डक्टाइल और ब्रिटल, तो इसमें 5% से लेस अगर परसेंटेज एलोंगेशन होता है तो ब्रिटलनेस कहलाती है। तो इसमें बेसिकली कम अल्टीमेट स्ट्रेंथ होती है, लो इलास्टिक लिमिट होती है, डक्टिलिटी भी नहीं होती है, पुअर मेल्लेबिलिटी होती है। तो जैसे आपका इसका एग्जांपल देता हूँ, कांच जो होता है उस पर क्या होता है, हम अगर लोड लगाएं, ठीक है, तो वो अचानक फेल हो जाएगा, वो जैसे पतला नहीं होगा। जैसे क्या होता है, अगर माइल्ड स्टील ले लें, उस पर उसको खींचें तो क्या होगा, वो पहले धीरे धीरे बीच से पतला होगा तब टूटेगा, तो वो डक्टाइल मटेरियल है। लेकिन ब्रिटल मटेरियल ऐसे मटेरियल होते हैं वो अचानक से फेल कर जाते हैं लोड बढ़ाने पे, तो वो ब्रिटलनेस कहलाता है। तो किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वो बिना विकृत के टूट जाता, बिना डिफॉर्मेशन हुए टूट जाता है, वो भंगुर पदार्थ कहलाता है, ठीक है। उसमें अंतिम सामर्थ्य, प्रत्याशा सीमा, तन्यता या आघात वर्धिता जैसे गुण की कमी होती है। तो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही स्टूडेंट्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रॉपर्टीज़ हैं, इसको आप जरूर याद रखें और ध्यान से समझ के इसको नोट्स बना लें। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में बाकी के प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करेंगे, सारे प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, गॉड ब्लेस यू ऑल, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग, एंड अगर कोई भी डाउट आता है तो आप उसको कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो गॉड ब्लेस यू ऑल।